हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 6 में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि आपका ऑर्डर क्या होता है, रेट लो क्या कहता है। ऑर्डर के बारे में हमने 4 बातें पढ़ी थी। रेट कांस्टेंट की यूनिट आप कैसे निकालते हैं, तो आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि उसके क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे उससे क्वेश्चन आते हैं। और फिर आगे पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3.3 है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन व्हिच हैज रेट एक्सप्रेशन दिस। ये बोल रहा है कि मेरे पास एक रिएक्शन है, उसका मुझे रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक रिएक्शन है उसका ये दिया हुआ है। तो बताओ इनका ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। तो ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मुझे फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाले में मुझे बोला हुआ है आर इज इक्वल्स टू के, ए की कॉन्सेंट्रेशन पावर में आ रखा है 1/2, बी की कॉन्सेंट्रेशन पावर में है 3/2। और अगर मुझे ओवरऑल ऑर्डर निकालना है तो मैं कैसे निकालता था, मैंने आपको बताया था ओवरऑल ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला x प्लस वाई किसके बराबर होता था, n के। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा 1/2, y क्या हो जाएगा 3/2। दोनों को प्लस कर दो, और प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही मेरी क्या हो जाएगी, ओवरऑल ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, n के। फिर आगे क्या आएगा यहाँ पर, जब नीचे एलसीएम सेम है तो ऊपर की चीजें क्या हो जाएंगी, एलसीएम तो ऐड हो जाएंगी। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2, और 2 से कितनी बार गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया 2 बार। तो यानी कि यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 2। यानी कि जिस रिएक्शन के लिए ये आपको जो रेट रेट लो के एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की, क्योंकि n की वैल्यू क्या आई, सेकंड आई। 0 आती तो 0 ऑर्डर, हाफ आता तो हाफ ऑर्डर, 1 आता तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड आया तो सेकंड ऑर्डर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसके बी पार्ट में, इसी के बी पार्ट में इन्होंने दिया हुआ है, बी पार्ट में, बी पार्ट में इन्होंने फिर से मुझे एक रेट एक्सप्रेशन दे दिया। वो रेट एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है के, ए की कॉन्सेंट्रेशन पावर में 3/2, बी की कॉन्सेंट्रेशन पावर में -1। और अगर मुझे ओवरऑल ऑर्डर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई, अभी बताया मैंने आपको। तो क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा n, n इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस -1, और प्लस माइनस माइनस होता है तो ये हो जाएगा 3/2 -1, और एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 - 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2। यानी कि इस रेट एक्सप्रेशन के लिए जो n की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, वो आ गई 1/2, यानी कि इट्स अ हाफ ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये कुछ ऐसा बोल रहा है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। मुझे क्या किया हुआ है, मुझे बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे क्या दो ही रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं, बोल रहा है कि इनके लिए क्या आइडेंटिफाई करो कि ये कौन से ऑर्डर के रिएक्शंस होंगे। तो मैंने आपको कल सिखाया था क्या, मैंने आपको बोला था कि रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, K इज इक्वल्स टू मोल, ठीक है, 1 माइनस n लीटर, n -1 सेकेंड इनवर्स, यही था ना। अब मैं यहाँ पर अगर n की वैल्यू 0 रखता था, यानी कि n की वैल्यू क्या रखता था, 0 रखता था, तो जो k की यूनिट निकल के आती थी वो क्या आती थी, वो आती थी मोल 1 लीटर -1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मोल 1 लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ऐसे ही मैं यहाँ से किसकी निकाल सकता था, ऐसे ही मैं यहाँ से निकाल सकता था आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने आपको निकालनी सिखाई थी, क्या आती थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आती थी k इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और ऐसे ही मैं निकाल सकता था सेकेंड ऑर्डर के लिए, और सेकेंड ऑर्डर के लिए k की यूनिट क्या आती थी, सेकेंड ऑर्डर के लिए k की यूनिट आती थी मोल -1 लीटर सेकेंड इनवर्स, ये आती थी। ठीक है, अब आप यहाँ से कंपेयर करा लो, ध्यान से देखो इधर, पहले वाली यूनिट देखो, लीटर मोल इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स किस में आ रहा है, ये रहा। ठीक है ना, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी कि ये जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है कौन से ऑर्डर की हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर की।
सेकंड वाली देखो, सेकंड वाली में क्या दिया हुआ है, सेकंड वाली में खाली सेकंड इनवर्स किस में आ रही है, फर्स्ट ऑर्डर में, यानी कि इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहला तरीका तो हो गया ये। या फिर दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें मैं कल भी आपको पढ़ा चुका था। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, दूसरी ट्रिक बताता हूँ आपको जो लगानी है, जिससे आप पता लगा सकते हैं इजीली। ये सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली आप बता देंगे उससे। कैसे बताएंगे आप उससे इजीली? ट्रिक क्या है? ट्रिक का फॉर्मूला है कि अगर आपको किसी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट दी हुई है और उससे आपको रिएक्शन का ऑर्डर पूछ रहा है, यानी कि n की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप सिंपल सी ट्रिक लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, माइनस पावर ऑफ मोल, ब्रैकेट में कर दो इसको, माइनस पावर ऑफ टाइम, आपको ये एक सिंपल सी ट्रिक ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये आपको सिंपल सी एक जो ट्रिक है ये ध्यान रखनी है, सिंपल सी आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है। एक सेकेंड, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। मैं इससे आपको करके दिखाता हूँ, कैसे होता है। देखो ध्यान से, कैसे होगा, मुझे फर्स्ट वाले के लिए निकालना है, तो कैसे निकालूंगा फर्स्ट वाले के लिए? मुझे क्या दिया हुआ है, देखो पावर ऑफ मोल n इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू निकालनी है। पावर ऑफ मोल, मोल के ऊपर क्या पावर है, माइनस तो बाहर रहेगा, मोल के ऊपर पावर है -1, माइनस ब्रैकेट, पावर ऑफ टाइम, टाइम पर क्या है, क्या पावर है, -1। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये हो गया 1, सेम एज इट इज इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये क्या हो गया, तो यहाँ से n क्या निकल के आया, 2, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई, 2। अभी भी तो वही किया था पहले भी, तो इट्स अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में फिर से आपको क्या पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट की यूनिट दी हुई है और आपको पूछ रहा है ऑर्डर बताओ। तो आप कैसे बताएंगे, फिर से ट्रिक लगाएंगे, n इज इक्वल्स टू माइनस पावर ऑफ मोल, मोल है ही नहीं, पावर क्या हो जाएगी 0, माइनस पावर ऑफ टाइम, टाइम की पावर क्या है -1, सेकंड इनवर्स दे रखा है, तो यहाँ से ये वाली टर्म तो हट गई, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना आ गया 1। तो इट्स अ वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये तो थी आपकी कौन सी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, और ये वाली आपकी हो गई फर्स्ट ऑर्डर, ये वाली आपकी हो गई फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। समझ में आया सभी को? नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा ऊपर पोस्ट करके जाके दोबारा शुरुआत से देखो तो समझ में आएगा। आगे चलते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, कुछ इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए, ये वाला करते हैं। पहला इंटेक्स क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3.3। अब ये 3.3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड करते हैं पहले। फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। मैंने एक रिएक्टेंट A लिया, एक रिएक्टेंट B लिया, दोनों को मिलाया और क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। द रेट लो इज गिवन बाय, इस रिएक्शन का मुझे रेट लो दिया हुआ है। रिएक्शन क्या है, पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ गिवन में। रिएक्शन मुझे दी हुई है A प्लस बी, और A प्लस बी से मुझे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का मुझे रेट लो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, K, A की कॉन्सेंट्रेशन पावर में 1/2, B की कॉन्सेंट्रेशन पावर में क्या आ जाएगा 2। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर हम कैसे बताते थे, आपको पता ही है, x प्लस वाई किसके बराबर हो जाता था, n के। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1/2, n की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है 2, किसके बराबर हो जाएंगे, n के। दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम वगैरह लेने के बाद ही क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2 2 जा 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2, और 5/2 को सोल्व करके कितना आएगा 2.5। तो ये क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 2.5, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3.4 पढ़ो, 3.4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3.4, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल x टू y। एक मेरे पास मॉलिक्यूल है x, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ y के अंदर। फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये जो रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। मेरे पास एक रिएक्टेंट x है, उस रिएक्टेंट x से मैं क्या बना रहा हूँ, प्रोडक्ट बना रहा हूँ। प्रोडक्ट भी कौन सा, y। ये जो रिएक्शन है ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्वेश्चन में पहले से गिवन है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स,
अगर ये एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है और इसके अंदर मैं x की कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना कर दूं, देन हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y। तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y को कैसे अफेक्ट करेगा, यानी कि y की बनने की रेट क्या हो जाएगी। हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ा था, हमने बोला था कि फैक्टर्स जैसे जैसे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, देखो इसने बोल दिया कि मेरे पास एक रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3.4 इंटेक्स का, उस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, x से बन रहा है y। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना है, वो है सेकेंड ऑर्डर। क्या है, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2। अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है तो क्या मैं इसके लिए रेट लॉ लिख सकता हूँ। मैंने रेट लॉ लिखना सिखाया था, मैंने बोला था आर बराबर किसके होगा, के, ए की कॉन्सेंट्रेशन पावर में एक्स और बी की कॉन्सेंट्रेशन पावर में। मैंने बोला था कि जब भी रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट होगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही रिएक्टेंट लेंगे, तो ले लिया, ठीक है ना। और अगर एक रिएक्टेंट है तो सम आपको करने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, मैं कुछ ऐसा लिख लूँ इसको, आर इज इक्वल्स टू के, एक्स की कॉन्सेंट्रेशन और पावर में क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, ये आ गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। ये कहाँ से मुझे पता लगी, ये मुझे जो क्वेश्चन में गिवन डाटा है ना उससे पता लगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला कि जो मैंने x की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या कर दी, वो क्या कर दी, 3x कर दी, यानी कि 3 टाइम्स कर दी। तो बताओ अब रेट क्या होगी, कितने टाइम्स हो जाएगी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y। तो कैसे बताएंगे, अब जो आपकी नई r डैश होगी वो क्या हो जाएगी, वो जाएगी k 3x और पावर में क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा 2। ठीक है ना, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो x डैश नई कंसंट्रेशन 3x हो जाएगी। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख लोगे, फिर ऐसे करके लिख सकते हो, यहाँ पर x डैश पावर में क्या आ जाएगी 2, और x डैश की वैल्यू कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, r डैश इज इक्वल्स टू k 3x और पावर में कितना आ जाएगा, पावर में आ जाएगा आपका 2, पावर में आ जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा r डैश इज इक्वल्स टू k, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो मैं इसको 9 को यहाँ लिख रहा हूँ, और बचा क्या, बचा x का स्क्वायर। इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन सेकंड। और अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर कराऊँ, आप ध्यान से देख पा रहे हो, अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर मैं कंपेयर कराऊँ तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा मेरा, जो मेरा r डैश है वो आ जाएगा 9, और ये वाली टर्म इस वाली टर्म से मैच कर रही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r। ठीक है, तो ये आ गया मेरा नया जो r डैश होगा, यानी कि जो नई रेट होगी वो 9 टाइम्स हो जाएगी पुरानी वाली के। यानी कि ये बोल रहा था ना कि कैसे y की रेट अफेक्ट होगी, तो जो y की बनने की रेट होगी वो 9 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप कंसंट्रेशन को किसी भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, जैसे आपको दिया हुआ है कि किसी भी ऑर्डर की बात आ जाए तो ऐसे आप निकाल सकते हो। मैंने जब आपको रेट लो पढ़ाया था तो बताया था कि जो ये ऊपर पावर लिखी होती है ना, ये ऑर्डर होता है, और ये ऑर्डर सेंसिटिविटी को बताता है। बताई कि नहीं बात, कि रिएक्शन कितनी सेंसिटिव है, यानी कि जब आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर कैसे रिएक्शन का रेट जो है वो चेंज हो रहा है, ये बात आपका कौन बताता है, ऑर्डर। ठीक है ना, बताया था ना, रेट लो एक एक्सपेरिमेंटल आपका लो है, लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल लॉ है ना, और उसके अंदर हमने डिस्कशन किया था सारा। तो ये हो गए क्वेश्चंस हो गए इसके ऊपर बेस्ड। अभी आने वाले टाइम में अभी और हम क्वेश्चंस करेंगे, फिलहाल हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है हमारा आज का, हमने पढ़ लिया था कि रेट लो के अंदर कि आपकी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन भी होती है, फर्स्ट ऑर्डर की भी होती है, सेकंड की भी होती है, माइनस में भी होती है, फ्रैक्शनल भी होती है। इस चैप्टर के अंदर हमें स्टडी करना है किस किस के बारे में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की हम थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे ऊपर ऊपर से, सेकंड ऑर्डर आपके सिलेबस के अंदर नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पढ़ाने से पहले ना आपको मैं उसकी एक फॉर्मूले आपको बता दे रहा हूँ, सिंपल सी ट्रिक बता दे रहा हूँ, फिर उसको निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपका ऑर्डर, अगर आपके रिएक्शन का ऑर्डर जीरो हो जाए, यानी कि n इज इक्वल्स टू जीरो, क्या हो जाए, n इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस सेकंड ऑर्डर, ओ सॉरी सेकंड ऑर्डर बोल रहा हूँ, सॉरी, इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना,
अगर n की वैल्यू 0 हो जाती है तो इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है। तो मैं कैसे निकालता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप फॉर्मूला याद रख लो। फॉर्मूला होता है इसके लिए ए नॉट इज इक्वल्स टू ए प्लस क्यू टी, ये निकाल लेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 आ जाए, इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी मुझे ऐसे निकालना होगा। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, इन सब के आगे ln जोड़ दो। तो इसके आगे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ln a नॉट इज इक्वल्स टू ln a प्लस के टी। ये ln क्या होता है मैं सब चीजें आपको बताऊंगा अभी एक एक करके, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, समझते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर n की वैल्यू 2 आ जाए, n की वैल्यू 2 आ जाए, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a नॉट प्लस के टी, ये बनेगा, ठीक है। तो ये आपको तीनों ध्यान रखने हैं। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे, हम इनको निकालते कैसे, कहाँ से ही आए। तो आज हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे सेकंड, वो मैं क्या बोल रहा हूँ, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे फिर अगले लेक्चर में, और उससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है ना। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ आ रही इतनी बात। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें क्या निकालना है, इसके लिए हमें निकालनी है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या निकालनी है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखते जाएंगे इधर एक एक करके। मेरे पास एक रिएक्टेंट है R, उस रिएक्टेंट से मेरे पास एक प्रोडक्ट बन रहा है P। फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को मुझे कंसीडर करना पड़ेगा कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना है, तो मैंने आपको सिखाया था रेट कैसे लिखते हैं। इस रिएक्शन के लिए अगर मुझे रेट लिखना है तो रेट कैसे लिखते हैं, रेट लिखते हैं हम, रेट इज इक्वल्स टू होगा, ठीक है, किसके, के, ठीक है। रेट इज इक्वल्स टू होगा के, आर की कॉन्सेंट्रेशन, और पावर में क्या आ जाएगा, 1। ये किसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा, ये लिखा मैंने अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा मैंने, जो भी हम पीछे पढ़ के आए। इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट। फिर मैंने आपको नॉर्मली भी तो रेट लिखना सिखाया था कि नॉर्मली हम किसी रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिखते हैं। तो हम लिखते थे R इज इक्वल्स टू माइनस डी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आता था dt। मैं केवल रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख रहा हूँ, इसी के इक्वल में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट का आ जाएगा। तो इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन सेकंड। क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन सेकंड। मैं क्या कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के फर्स्ट और सेकंड के अंदर, दोनों के अंदर रेट है, तो मैं दोनों इक्वेशंस को बराबर कर दे रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग मैं ऐसा बोल सकता हूँ, माइनस डी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू के रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस डी टी को तो इधर ला रहा हूँ और इस आर को इसकी जगह इधर ला रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको अगले स्टेप में। ये हो जाएगा आपका माइनस डी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में आ जाएगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, एक सेकेंड, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और इस तरफ क्या आ जाएगा, के डी टी। मैं इस माइनस को भी के डी टी की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका डी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू में आ जाएगा माइनस के डी टी। और मैं इन दोनों साइड्स को क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। मैं इन दोनों साइड्स को क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा इंटीग्रेशन का साइन,
दी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस के, यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं साइन, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो के है वो क्या है, रेट कांस्टेंट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, नेगेटिव की बाहर लिया, नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव का आप थोड़ी ना इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इसलिए नेगेटिव भी मैंने क्या कर दिया, बाहर ले लिया, ठीक है। तो अब जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे किसकी जरूरत होती है, लिमिट्स की, अब मुझे लिमिट्स चाहिए, जब भी तो मैं इंटीग्रेशन कर पाऊंगा, अगर मेरे पास लिमिट्स ही नहीं है तो मैं इंटीग्रेशन कैसे कर पाऊंगा, तो लिमिट्स कहाँ से मिलेंगी, लिमिट्स मिलेगी मुझे, मैं बता रहा हूँ देखो ऐसे मिलेंगी, यहाँ से, इसको थोड़ा इधर लेके आते हैं, ऐसे मैंने मान रखा है कि मेरे पास एक रिएक्टेंट था और उस रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास टाइम जीरो है, टाइम जीरो है यानी कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो जिस समय रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती उस समय जो आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि मेरे पास वो है ए नॉट। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी अगर आप बताओ मुझे, जीरो। कैसे हुई जीरो, क्योंकि जब मैंने रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं की, टाइम जीरो है ना, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं की, तो इसका मतलब प्रोडक्ट कुछ बनेगा ही नहीं, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन अब मैंने रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया, यानी कि टाइम कुछ ना कुछ हो गया, तो मैं बोल रहा हूँ टी टाइम हो गया, तो टी टाइम पर प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बनेगा, कितना बनेगा, तो मैं मान रहा हूँ कि एक्स बन रहा है, कितना बन रहा है, एक्स बन रहा है, ठीक है। तो इधर कितना बचेगा, मैं बोल रहा हूँ ये बचेगा आपका ए टी, ठीक है, ए टी बोल दो या खाली ए बोल दो, ये कितना बचेगा आपका, ए बचेगा। और ए क्या होता है आपका, ए बराबर होता है, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, ए बराबर होता है ए नोट माइनस एक्स के, किसके बराबर होता है, ए नोट माइनस एक्स के, मतलब कि एक्स क्या है, एक्स है कि जितना प्रोडक्ट बना, ए नोट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ए क्या हो जाएगा, बचा कितना, ठीक है, इनिशियल में से जितना बन गया प्रोडक्ट वो निकाल दो, तो वही तो बचेगा आपका रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम, तो वही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब लिमिट्स पुट करते हैं, कैसे, यहाँ पर आ जाइए, जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन क्या थी, ए नॉट, जब टाइम टी हो गया तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, ए। अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आप में से कुछ बच्चे मैथ के भी होंगे, तो आपको पता ही होगा इंटीग्रेशन करने पर, इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन करने पर आता है एल एन आर, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, लिमिट है ए नॉट से ए इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, माइनस के तो एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन करने पर आएगा टी, कहाँ से कहाँ, वो सॉरी जीरो से टी, ठीक है ना, समझ में आ रही है, क्या बनेगा इसका, लिमिट पुट करो, अब इसमें कैसे पुट करते हैं, लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका एल एन, एल एन आर की जगह एक बार तो आ जाएगा ए, और एक बार आ जाएगा ए नॉट ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू माइनस के, टी की जगह एक बार तो आ जाएगा टी, और एक बार क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। इस एल एन की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो ये बन जाएगा आपका एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के, और जीरो तो हट जाएगा, तो के के साथ क्या बचा, टी, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एल एन ए नॉट को तो इधर ला रहा हूँ और इस के टी को इस तरफ ला रहा हूँ, ठीक है, एल एन ए नॉट को उधर लेके जा रहा हूँ, के टी को इस तरफ ला रहा हूँ, तो ये आपका बन जाएगा एल एन ए नॉट इज इक्वल टू एल एन ए प्लस के टी, बन गया वही जो अभी मैंने इनिशियली आपको बताया था, सेम वही बन गया ना जो मैंने आपको इनिशियली भी बताया था कि आपको ये निकालना है, तो वही बन के आ गया मेरे पास। अब ये एल एन क्या होता है, ये बार बार मैं एल एन वर्ड यूज कर रहा हूँ, एल एन क्या होता है, एल एन होता है आपका लोग ई बेस, लोग ई बेस को हम क्या लिखते हैं, एल एन लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम एल एन का यूज नहीं करेंगे, हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लोग। लोग क्या होता है, अगर कहीं पर लोग लिखा हुआ होता है तो इतना नोन होता है कि वो होता है लोग 10 बेस, ठीक है, वो क्या होता है, लोग 10 बेस। दूसरी चीज आपको इसमें क्या याद रखनी है, इसमें कुछ चीजें जो है जो बार बार काम आएंगी, जैसे आपको बार बार आ सकता है लोग 1 की वैल्यू बताओ, तो लोग 1 की वैल्यू होती है 0, लोग 10 की वैल्यू बताओ, तो लोग 10 की वैल्यू होती है 1, लोग 100 की वैल्यू बताओ, लोग 100 की वैल्यू होती है 2, लोग 1000 की वैल्यू बताओ, तो लोग 1000 की वैल्यू होती है 3, यानी कि जितनी जीरो उतनी वैल्यू,
ठीक है। आपके सामने ऐसा भी लिखा सकता है log a की पावर में x, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं x log a, यानी कि जो ये पावर है ये आगे आ जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ जाएगी। बेसिक्स बता रहा हूँ मैं, जो आगे यूज होगा, यूज करने से पहले मैं आपको बेसिक्स बता दे रहा हूँ। आपके सामने ऐसा आ सकता है ln a की पावर में x, तो सेम इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, x ln a। आपके सामने ऐसा आ सकता है log a माइनस log b, तो इसको हम लिखते हैं log a अपॉन b। आपके सामने ऐसा भी आ सकता है, log की जगह ln आ सकता है, ln a माइनस ln b, तो इसको हम लिख सकते हैं ln a अपॉन b। आपके सामने ऐसा भी आ सकता है log a इंटू b, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। आपके सामने ऐसा भी आ सकता है ln a इंटू b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं ln a प्लस ln b। ठीक है ना, ये चीजें बार बार यूज होंगी, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अगर कहीं पर ln लिखा हुआ है तो log b बेस होता है, खाली log लिखा हुआ है तो हम मान के चलेंगे उसको log 10 बेस ही होता है, बार बार 10 नहीं लिखेंगे उसके बेस में। log 10 बेस का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें log टेबल दी होगी या log की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, तो वो log 10 बेस की दी होगी। फिर मैंने आपको बताया log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, log 10 की वैल्यू होती है 1, log 100 की वैल्यू होती है 2, log 1000 की वैल्यू होती है 3। अगर कहीं पर log a की पावर x लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं x log a। अगर कहीं पर ln a की पावर x लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं x ln a। कहीं पर log a माइनस log b लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं log a अपॉन b, या कहीं पर log a अपॉन b लिखा हुआ है तो उसको हम log a माइनस log a b भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर log की जगह ln आ जाए तो भी सेम रहेगा। अगर कहीं पर ऐसा आ जाए log a इंटू बी, तो उसको हम लिख सकते हैं log a प्लस बी, या फिर कहीं पर log a प्लस बी आ जाए, log a प्लस log b आ जाए, तो उसको हम लिख सकते हैं log a इंटू बी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और पता होनी चाहिए क्या, अगर कहीं पर आपको ln दे दिया है ना, ln और साथ में बोल दिया कुछ भी है x है, कुछ भी ln x दे दिया, और इसको आपको कन्वर्ट करना है log x के अंदर, यानी कि 10 बेस में लेके आना है, तो आप कैसे करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 की। ठीक है, यानी कि ln x क्या हो जाएगा, 2.303 log x हो जाएगा, अगर आपको ln को यानी कि log e बेस को log 10 बेस में करना है तो। अब आगे चलते हैं, हमारा एक्सप्रेशन क्या आया था, हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आया था, खत्म होने वाला है, देखते जाना बस इधर। हमारा एक्सप्रेशन क्या आया था, हमारा एक्सप्रेशन आया था ln a नॉट इज इक्वल टू ln a प्लस kt। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इस ln a को इस तरफ ला रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इस ln a को इस तरफ लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ln a नॉट माइनस ln a इज इक्वल टू kt। ठीक है ना, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैंने अभी बताया था log a माइनस log b को हम क्या लिख सकते थे, या ln a माइनस ln b को हम लिख सकते थे ln a अपॉन b। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे ln a नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा a, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा kt। और ln की वैल्यू मुझे कभी दी नहीं होती, log e बेस की मुझे log 10 बेस की वैल्यू दी होती है, तो इसको मैंने कन्वर्ट करना भी बताया था, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2.303 log a नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा kt। ठीक है, ln a नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा a, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा kt। और अगर मुझे यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं लिख सकता हूँ 2.303 अपॉन में क्या आएगा t log a नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा a। तो ये आ गया मेरा क्या फाइनल फॉर्मूला आ गया, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, बहुत सारे क्या सारे क्वेश्चन इसी से सोल्व होंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चंस में अगर आपको रेट कांस्टेंट या टाइम या इनिशियल कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन पूछता है तो इसी से ही सोल्व होंगे। इसमें क्या क्या चीजें क्या है मैं लिख देता हूँ, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, ग्राफ पढ़नी है, ठीक है, इसके अलग अलग फॉर्म्स पढ़नी है, तो वहाँ अगले लेक्चर में कवर करेंगे। पहले आप समझ लो कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है, क्या है के, क्या है के होता है आपका रेट कांस्टेंट। ठीक है, टी क्या होता है आपका, टी होता है आपका टाइम, सेकंड, मिनट, है ना, आर, ईयर्स, किस में भी दिया हो सकता है,
ए नोट क्या होता है आपका, ए नोट होता है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ए क्या होता है आपका, ए होता है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, ये क्या होता है आपका, ए होता है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम इसी से आगे डिस्कशन करेंगे। तो इस वाली क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं।